हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रमा माँ बनने वाली थी। उसके पेट में जुड़वा बच्चे थे, जिसके कारण वो बहुत खुश थी। लेकिन अचानक से उसके पति को हार्ट अटैक आता है और वो अफरा तफरी में अपने पति को हॉस्पिटल लेकर जा रही थी कि तभी रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है। हार्ट अटैक से तो डॉक्टर उसके पति को नहीं बचा पाते, लेकिन एक्सीडेंट में रमा बच जाती है। लेकिन उसके इस एक्सीडेंट का प्रभाव तब पड़ता है जब उसकी डिलीवरी होती है, क्योंकि एक्सीडेंट की वजह से उसकी एक बेटी नीमा तो नॉर्मल पैदा होती है, लेकिन दूसरी बेटी हेमा दिमागी रूप से बीमार थी। पति के जाने के बाद दोनों बच्चियों की जिम्मेदारी अब रमा पर थी और वो जैसे तैसे करके अपनी दोनों लड़कियों को बड़ा करती है। जिस पर एक दिन रमा की बेटी नीमा उसके पास आकर कहती है, माँ, आप हेमा का इलाज क्यों नहीं करवाती हो? देखो ना, अभी भी मोहल्ले के बच्चों के साथ ही खेल रही है और जब मैंने उसे मना किया तो मुझे ही बोलने लगी। बेटा, तुझे तो पता है ना, उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, तो मैं कैसे उसको कुछ बोल सकती हूँ। और रही बात इलाज करवाने की, तो मैंने बहुत जगह पता किया था, लेकिन हमारी गरीबी के चलते इसका इलाज भी नहीं हो सकता। तो क्या माँ, ये पूरी जिंदगी ऐसे ही पागलों की तरह रहेगी? बेटा, अब किस्मत का लिखा कौन बदल सकता है? अगर किस्मत में लिखा होगा कि ये भी आम जिंदगी जी सकती है तो बिल्कुल होगा, वरना तो भगवान ही मालिक है। मुझे तो बहुत टेंशन होती है आप दोनों की। अभी तो मैं हूँ यहाँ, जब मैं भी चली जाऊंगी तो आप दोनों का क्या होगा? तू परेशान मत हो, भगवान जो भी करता है सबके भले के लिए ही करता है। और वैसे भी मैं गरीब माँ जितना भी कर सकती हूँ तुम दोनों के लिए वो तो करूँगी ही। माँ, आप वैसे भी हमारे लिए जरूरत से ज्यादा ही करती हो। लोगों के घरों में काम करके आपने मुझे आज इतना पढ़ा लिखा दिया है। एक बेटी की तो जिंदगी सवार रही हूँ, लेकिन पता नहीं दूसरी बेटी का क्या होगा, उसके लिए भी कुछ कर पाऊंगी या नहीं। अभी तो आप मुझे बोल रही थी कि हेमा के इलाज के लिए पैसे चाहिए, तो जब जो चीज है ही नहीं उसका अफसोस ही क्या करना। लेकिन अगर तेरी जुड़वा बहन भी ठीक हो जाती तो कितना अच्छा होता। कोई बात नहीं माँ, हेमा एक दिन ठीक हो जाएगी। अच्छा, मैं जॉब के लिए ट्राई कर रही हूँ, कहीं अच्छी सी जॉब लग जाए तो हमारी गरीबी में सुधार आ जाए, इसलिए आज इंटरव्यू है मेरा, मैं वहीं जा रही हूँ। भगवान करे तुझे वो सब मिले जो तू चाहती है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, आपसे आकर बात करती हूँ। नीमा वहाँ से चली जाती है। नीमा को जाता देखकर हेमा भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है और थोड़ी देर बाद नीमा एक बड़ी सी कंपनी में जाती है और इंटरव्यू देने लगती है। उस कंपनी के ऑनर का नाम दीपक था और उसे नीमा पहली ही नजर में बहुत पसंद आती है। साथ ही नीमा इंटरव्यू में सिलेक्ट भी हो जाती है, जिसके बाद वो घर चली जाती है। लेकिन हेमा वहीं होती है और हेमा को देखकर दीपक उसके पास आकर कहता है, मैडम, आप तो सेलेक्ट हो गई है ना जॉब के लिए। आपको कल से आना है, तो आप गई नहीं या आज से ही काम करने का मन है? अच्छा, मुझे कल से आना है, लेकिन आप कौन हो और आप क्या मुझे टॉफी दोगे? तभी मैं कल आऊंगी, वरना नहीं आऊंगी। अरे, आप तो कपड़े भी बदल कर आ गई हैं और पहले जैसी थी वैसी भी नहीं है। आपको याद नहीं है कि आप यहाँ क्यों आई थी? अभी तो आपने बोला था कि मुझे कल आना है और आप खुद बोलकर ही खुद बोल रहे हो कि मैं क्यों आई। जाओ, मैं बात नहीं करती तुमसे, कटी। अच्छा ठीक है, माफ करो मुझे और वापस से मेरे साथ बट्टी कर लो। मेरी दोस्त तो बन ही सकती हो ना तुम, या वो भी नहीं बनोगी? हाँ, बन तो जाऊंगी, लेकिन मुझे तो टॉफी खिलाओगे ना आप? हाँ बिल्कुल, मुझसे स्मार्ट बन रही है मैडम, लेकिन कोई बात नहीं, दोस्ती तो हो ही गई है, अब धीरे धीरे बात भी आगे बढ़ जाएगी। दोनों दोस्त बन जाते हैं और दीपक नीमा की फाइल से उसके घर का एड्रेस निकालकर हेमा को घर छोड़ देता है। और हेमा जैसे ही घर आती है तो नीमा और रमा से कहती है, माँ, आपको पता है मैंने एक बड़ी सी गाड़ी से आई हूँ। उस लड़के ने मुझे बहुत सारी टॉफियाँ भी दी, वो टॉफी भी तो आज तक आपने मुझे कभी नहीं दिलाई थी। लेकिन तू गई कहाँ थी? तुझे मना किया था ना कहीं मत जाया कर, मुझे बिना बताए, लेकिन तू फिर भी चली गई। और किसने टॉफी दी है तुझे? माँ, आप बिना खामखा ही गुस्सा कर रही हो। कहाँ जाएगी हेमा, ऐसे ही अपने पागलपन में बोल रही होगी कुछ भी, और आप भी ना सीरियस हो जाती हो। ये नीमा को सब पता है। ये लो, एक टॉफी तुम भी खाओ। देखा, मैं बोल रही थी ना, ऐसे ही बोल रही है। आप बिना छोटी छोटी बातों को सीरियस लेती हो। हाँ, तू सही बोल रही है, शायद मैं ही कुछ ज्यादा सोच रही हूँ। हेमा की बातों को कोई सीरियस नहीं लेता और इस तरह अब
जब भी नीमा ऑफिस जाती तो उसके पीछे हेमा भी जाने लगती और वहाँ जाकर दीपक के साथ मिलने जुलने लगती। दीपक भी समझ नहीं पा रहा था कि ये ऑफिस में ठीक और बाद में अलग कैसे हो जाती है। ऐसे ही एक दिन हेमा और दीपक दोनों साथ में थे। तभी दीपक हेमा से कहता है, तुम ऑफिस में तो ठीक रहती हो, लेकिन ये अचानक से शाम को क्या हो जाता है? अजीब क्यों हरकतें करती हो तुम? बट्टी तो कर ली मैंने, अब क्या करूँ मैं? चलो मैं तुम्हें घर लेकर जाती हूँ, मेरी माँ और बहन से मिलवाऊंगी। हाँ बिल्कुल, मुझे तो पता भी नहीं था तुम्हारी बहन भी है। मेरी बहन नहीं, वो मेरे सामने शीशा ही है, तुम पहचान भी नहीं पाओगे। लेकिन तुम मुझसे बट्टी मत करना, तुम्हारी दोस्त मैं हूँ, तुम मुझसे रखना दोस्ती बस। हाँ क्यों नहीं, चलो अब चलते हैं। हेमा दीपक को अपने घर लेकर जाती है और अपने घर पर दीपक को देखकर नीमा कहती है, सर आप यहाँ कैसे? कोई काम था तो कॉल कर देते, और मैं तो अपना सारा काम खत्म करके ही आई थी। ये कौन है बेटा? और हेमा तू इसके साथ क्या कर रही है और घर क्यों लेकर आए हैं ये तुझे? ये मेरे दोस्त है, इसलिए मैं इन्हें घर लेकर आई हूँ। यही तो है वो जो मुझे टॉफी देते हैं, याद नहीं है क्या आपको? हेमा तू अंदर जा। सर ये सब छोड़ो आप, मेरी बहन की मानसिक हालत ठीक नहीं है, आप बैठो। माँ यही है मेरे बॉस, इनकी कंपनी में ही तो मैं काम करती हूँ। खड़े क्यों हो आप? बैठिए ना। तुम दोनों जुड़वा बहनें हो? जी सर, हम दोनों जुड़वा बहनें हैं। किसी दिक्कत की वजह से हेमा की मानसिक हालत ठीक नहीं है। क्यों, आप जानते हैं हेमा को? अरे मैं बता तो रही हूँ, मेरी तो सुन लो। हेमा बेटा अंदर जा, बोला ना कि हम बात कर रहे हैं, तू अंदर जा। नहीं हेमा रुको तुम, मैं यहाँ हेमा को ही छोड़ने आया था। वो हेमा और मैं दोस्त हैं, तो इसीलिए ही मैं हेमा को घर तक छोड़ने आया था, तो सोचा आप लोगों से भी मिल लूं। आप जानते हैं ना हेमा की मानसिक हालत ठीक नहीं है, फिर भी आप उसके दोस्त हो। हाँ मुझे लगा पहले तुम ही हो ये, लेकिन आज पता चला ये दो अलग अलग इंसान हैं। अब क्या तुम मुझसे कट्टी कर लोगे? नहीं तो, मुझे तुम्हारे नाम से नहीं तुमसे प्यार है। क्या प्यार है? हाँ आंटी जी, मैं आपकी बेटी हेमा से बहुत प्यार करने लगा हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। आप मुझे गलत मत समझना। लेकिन मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं एक गरीब माँ हूँ जिसकी 2 जुड़वा बेटियाँ हैं, ऊपर से इसकी हालत तो आपको दिख ही रही है। आप बस मुझ पर विश्वास रखो और अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथों में दे दो, मैं इसको पूरी जिंदगी संभाल लूंगा। रमा दीपक और हेमा की शादी के लिए मान जाती है और कुछ ही दिनों में दोनों की शादी भी हो जाती है। शादी के बाद दीपक हेमा का इलाज भी शुरू करवाता है और यहाँ रमा नीमा से कहती है, देखा, भगवान सब देखता है। भगवान की दया से आज हेमा का भी घर बस गया और अब उसका भी इलाज चल रहा है। कुछ ही दिनों में वो भी ठीक हो जाएगी। हाँ माँ, मैं हेमा के लिए बहुत खुश हूँ। अब बस तेरी भी किसी अच्छे से लड़के से शादी हो जाए, मैं भी फिर आराम से अपनी बची हुई जिंदगी निकाल लूंगी। ये आप कैसी बातें कर रही हो माँ? अब तो मैं आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। बस अब मैं और दिल लगाकर पढ़ाई करूंगी ताकि इससे भी अच्छी कोई नौकरी मिल जाए और फिर आप भी एक अच्छी जिंदगी जी सको। भगवान ने मुझे गरीबी में इतने साल रखा है, लेकिन मेरी बेटियां हैं जो हमेशा मेरा साथ देती हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ कि एक का घर बस गया और दूसरी अपने पैरों पर खड़ी है। हाँ, और अब सब ठीक हो गया है तो आप रोना बंद करो, ठीक है ना? रमा की दोनों बेटियां अब अपनी अपनी जिंदगी में खुशी खुशी जी रही थी। दीपक हेमा का इलाज भी करवा देता है और कुछ समय बाद हेमा ठीक होने लगती है। रमा की गरीबी उसकी जुड़वा बेटियों को प्रभावित नहीं कर पाती और वो दोनों ही खुशी खुशी अपना जीवन जीती है। सुमन एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी, लेकिन उसे हमेशा से ही लड़कों की तरह रहना पसंद था। इसीलिए उसने अपनी माँ से छुपकर मेडिकल साइंस की मदद से अपना ऑपरेशन करवाकर लड़कों की तरह जीवन हासिल कर ही लिया था। बस अब बाकी था तो अपनी माँ को अपनी सच्चाई बताना। अब वो हमेशा ही लड़कों की तरह चलती, कपड़े पहनती और बातें करती, यहाँ तक कि वो अपने बाल भी लड़कों की तरह ही कटिंग करवा कर रखती। ऐसे ही एक दिन सुमन की माँ रेनू उसके पास आकर बोलती है, सुमन, अरे ओ सुमन, कहाँ है तू? हाँ माँ, आ गया, बोलो क्या काम है? ये आ गया क्या होता है? अरे तू आ गई है, आ गया नहीं। अब काम बताओ ना। मैं ये कह रही थी कि कल तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तो जरा ढंग से लड़कियों की तरह तैयार हो जाना। पर माँ, मुझे शादी करनी ही नहीं है, आप जानती हो ना।
क्यों फिर आप मेरी जबरन शादी करवाना चाहती हो? मैं तेरी माँ हूँ, तू मेरी माँ नहीं, समझ गई? इसलिए जितना बोला है उतना कर। अगर मेरी बात नहीं माननी है तो मुझे जहर दे के मार दे और करती रह अपने मन की फिर। और हाँ, मेरी अर्थी पर 2 लकड़ी कम चढ़ा दियो, पर जाके अपने गंजे सर के लिए विग लेकर आ, वरना लड़के वाले भाग जाएंगे। अपनी माँ की बातें सुनकर सुमन कुछ नहीं कह पाती और रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। अगले दिन अनूप नाम का लड़का अपनी माँ कमला के साथ सुमन को देखने उसके घर आता है। सुमन नकली विग लगाकर सबको चाय परोसती है। दोनों परिवार वाले आपस में बात करके रिश्ते को पक्का कर देते हैं। कुछ वक्त बाद सुमन और अनूप की शादी हो जाती है। शादी के बाद सुमन अपने छोटे बालों को छुपाने के लिए हमेशा ही विग लगाकर रखती और अच्छी बहू की तरह घर की सारी जिम्मेदारियों को संभाल लेती है। ऐसे ही एक दिन कमला सुमन से बोलती है, बहू, अरे ओ बहू, कहाँ है? जरा आना तो मेरे कमरे में। अपनी सास की आवाज सुनकर सुमन उसके कमरे में जाती है और उसे देखकर कमला बोलती है, अरे बहू, ये क्या पहना हुआ है? न सर पे पल्ला, न हाथों में चूड़ियाँ, न पैरों में पायल। क्या बनी हुई है ये तू? मुझे तो ऐसे ही रहना पसंद है माँ जी, मैं तो ऐसे ही रहूँगा। क्या बोली? रहूँगा? मतलब वो माँ जी, मुझे आदत नहीं है भारी भारी साड़ियाँ पहनकर काम करने की, इसलिए मैं ऐसे ही काम करती हूँ। नहीं नहीं सुमन, तू इस घर की बहू है, ऐसे लड़कों की तरह रहना और पहनना तुझे शोभा नहीं देता। तुझे साड़ी नहीं पहननी तो सूट पहन ले, पर ऐसे मत घूम तू। कमला की बात सुनकर सुमन सर हिलाकर अपनी कमरे में चली जाती है और दरवाजा बंद करके सबसे पहले अपनी विग हटाती है और शीशे के सामने खड़ी होकर बोलती है, यार ये लोग क्यों नहीं समझते कि मैं इनके जैसा नहीं हूँ। ये माँ ने भी ना धमकी देकर मेरी शादी तो करवा दी। अब मैं अपने पति यानी उस उल्लू अनूप को क्या बताऊँ कि उसने एक आदमी से शादी की है। साड़ी सूट ये सब मेरे लिए नहीं बने हैं। कोई मुझे मेरी मर्जी से रहने नहीं देता। मुझे नहीं पसंद ये सब। दिल करता है सबको चीख चीख के बता दूं कि मैं क्या हूँ, क्या चाहता हूँ। इतना कहकर सुमन वापस से अपनी विग पहन लेती है और फिर दरवाजा खोलकर बाहर जाती है, जिसके बाद वो घर के कामों में लग जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। सुमन किसी तरीके से अपनी सच्चाई छुपाकर एक अच्छी बहू बनकर रहती है। एक रात को जब सुमन अनूप के साथ अपने कमरे में बैठी होती है, तभी अनूप बोलता है, सुमन, हमारी शादी को कितना वक्त हो गया। घर की जिम्मेदारी के बीच मुझे तुमसे ठीक से बात करने का और तुम्हें समझने का टाइम ही नहीं मिला। जी जी, हाँ जी। पर सुमन, आज की रात मैं तुमसे बहुत सारी बातें करूंगा और तुम्हें बहुत प्यार करूंगा। वो मैं आपके लिए दूध लेकर आती हूँ, आप थक गए होंगे। नहीं सुमन, मुझे आज बस तुम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। दूर हटो यार, क्या कर रहे हो? लड़की दिखता हूँ क्या? क्यों चिपक रहे हो मुझसे? सॉरी, मतलब मैं अभी रेडी नहीं हूँ इन सब के लिए, प्लीज। और मैं बहुत थक गई हूँ तो आराम कर लेती हूँ, आप भी सो जाइए। इतना कहकर सुमन जल्दी से चादर तानकर सो जाती है, पर अनूप को उसका बर्ताव कुछ खटकने लगता है। बीती रात के बाद से अनूप सुमन पर शक भरी निगाहों से नजर रखने लगा था। वो जब भी सुमन के पास जाता, सुमन उसे गुस्सा करके या फिर कोई बहाना बनाकर खुद से दूर कर दिया करती। ऐसे ही एक दिन जब घर पर सभी लोग सो रहे होते हैं, तभी आधी रात को अनूप की आंख खुलती है तो वो देखता है कि सुमन उसके पास नहीं है। वो उसे इधर उधर देखने लगता है। तभी वो दबे पांव चलकर हॉल में जाता है तो देखता है कि सुमन लड़कों की तरह कपड़े पहने, एक हाथ में सिगरेट लिए आराम से फैलकर सोफे पर बैठी हुई सुट्टे मार रही है। उसने अपनी विग भी नहीं पहनी थी। तभी वो खुद से बोलती है, मैं तो तंग आ गया हूँ सबके सामने लड़की बन बनकर। किसी को सच भी नहीं कह सकता कि मैं क्या हूँ। ये लोग मुझसे जो उम्मीदें करते हैं, मैं उन उम्मीदों पर कभी खरा भी नहीं उतर सकता हूँ। मैं लड़का हूँ, शुक्र है इस वक्त मुझे कोई देख नहीं रहा। मैं चैन से खुद से बातें तो कर सकता हूँ। विग लगाकर तो मेरे सर में खुजली सी हो गई। सुमन का ये रूप देखकर और उसकी बातें सुनकर अनूप के होश उड़ जाते हैं। वो बिना कुछ कहे ही वहाँ से चला जाता है और सुमन की सच्चाई को सबके सामने लाने का फैसला करता है। कुछ देर बाद सुमन उसके पास आकर सो जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और एक दिन कमला सुमन से बोलती है, बहू, तू बहुत गुनी है। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे तेरे जैसी बहू मिली।
अब बस तू मुझे मेरे पोते पोती का मुंह दिखा दे, फिर तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। हाँ, माँ सही कह रही हैं। सुमन, अब हमें अपनी फैमिली प्लानिंग कर लेनी चाहिए और मैं तो चाहता हूँ कि हमारे ट्विंस बेबी हों। अरे बहू तो कुछ बोलती क्यों नहीं है? इससे पहले कि सुमन कुछ कह पाती, अनूप उसके पास जाता है और फिर अपने हाथों से उसके सर के विग को उतार देता है और उसके लड़कों जैसे छोटे छोटे बाल देखकर कमला बोलती है, बहू ये सब क्या है? तेरे बालों को क्या हो गया और ये इतने छोटे कैसे हो गए? वो माँ जी, मेरे बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे थे, इस वजह से मुझे कटवाने पड़ गए। सॉरी माँ जी। बस करो सुमन, और कितना झूठ बोलोगी तुम? झूठ? कैसा झूठ? अनूप ये तू क्या कह रहा है? माँ, आपकी बहू लड़की नहीं बल्कि लड़की के भेष में लड़का है और आज तक ये हम सबको धोखा देती आई है। अनूप ये क्या बकवास कर रहा है? जानता भी है तू क्या बोल रहा है? अरे ये तेरी बीवी है, मेरी बहू है। ऐसी घटिया बात बोलते हुए तुझे शर्म नहीं आई? मुझे मेरी सुमन बहू पर पूरा यकीन है। बोल बहू, अनूप जो कह रहा है वो झूठ है, बोल दे इसको। कमला की बात सुनकर सुमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सबके सामने अपना सच बता देती है। सच सुनने के बाद कमला के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी सुमन बोलती है, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप सबसे ये बात छुपा कर रखी, पर यही मेरी सच्चाई है। मैं आपको कभी एक पोते और इनको एक पत्नी का सुख नहीं दे सकती। मुझे माफ कर दीजिए। बहू मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा कि तूने जो कहा वो सच है। तू तो मेरी इतनी गुणी बहू है, फिर ये सब? माँ जी, मैं तो हमेशा से ही यही हूँ, बस माँ ने मुझे जबरन इस रिश्ते में बांध दिया। मेरी शरीर की बनावट भले ही लड़कियों वाली है, पर मैं अंदरूनी रूप से पूरी तरह लड़का हूँ। अब मुझसे नहीं होता ये सब। मैं दोहरी जिंदगी जी जी कर थक गई हूँ। मैं सुमन नहीं सनी बनकर रहना चाहता हूँ, खुलकर जीना चाहता हूँ। ठीक है सुमन, अगर तुम्हारा यही फैसला है तो मैं और माँ जी तुम्हारी पूरी मदद करेंगे और तुम्हारा साथ भी देंगे। जिसके बाद अनूप सुमन को डाइवोर्स देकर उसको खुद से जुड़े हर रिश्ते से आजाद कर देता है। सुमन अब अपनी जिंदगी को सनी बनकर जीने के लिए तैयार थी और इस तरह हमारी ट्रांसजेंडर बहू अपनी खुद की पहचान को हासिल करती है। प्रिया एक बहुत ही मौज मस्ती करने वाली शहर की लड़की थी। उसे पब और लॉन्जेस में जाकर पार्टी करना बहुत पसंद था। इन सब के चलते उसे हुक्का पीने की भी काफी बुरी लत लग गई थी। वो घर वालों से छुपते छुपाते घर में भी हुक्का पिया करती थी। ऐसे ही एक दिन जब वो अपने घर में अकेले हुक्का पीते हुए छल्ले निकाल रही थी तो वो इस बात से अनजान थी कि उसके माता पिता घर वापस आ चुके हैं। उसके पिता हरीश अपनी बेटी के कमरे से धुआं निकलता देखकर बहुत घबरा जाते हैं और तोड़कर उसके कमरे की तरफ जाते हैं। जहां जैसे ही वो उसके कमरे का दरवाजा खोलते हैं तो बहुत ही चौंक जाते हैं और बोलते हैं, प्रिया ये सब क्या है? वो डैड। बस तो ये सब करती हो तुम हमारी गैर मौजूदगी में? शर्म नहीं आती तुम्हें? डैड मेरी बात तो सुन लीजिए एक बार। बस अब मुझे और कुछ भी नहीं सुनना। आज से तुम्हारा बाहर आना जाना सब बंद। अब जल्द से जल्द तुम्हारी शादी करना ही ठीक होगा। नो डैड, प्लीज प्लीज मुझे अभी शादी नहीं करनी। एटलीस्ट एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगी, प्रॉमिस। नहीं, तेरी शादी होगी तो मतलब होगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। प्रिया के लिए जय नाम के लड़के का रिश्ता आता है जो कि काफी इज्जतदार और साथ ही अमीर होता है। वो अपनी माता गीता के साथ उसे देखने आता है। हरीश उन लोगों का अपने घर में स्वागत करता है। अरे आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना। जी भाई साहब। तभी प्रिया तैयार होकर नीचे आ जाती है, जिसे देखकर जय को उससे पहले ही नजर में प्यार हो जाता है। वहीं प्रिया उसे देखकर मुंह बना लेती है। आज ये लड़की तो बहुत सुंदर है आपकी। अरे हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझिए। जी जी, हमारी तरफ से भी रिश्ता पक्का है बहन जी। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी आप जैसे संस्कारी परिवार की बहू बनने जा रही है। सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन वहीं प्रिया मुंह चिढ़ाती रहती है। दोनों के परिवार वाले उनका रिश्ता पक्का कर देते हैं।
और कुछ ही दिनों में धूमधाम से उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद प्रिया का किसी भी काम में मन नहीं लगता था और वो अपनी पुरानी जिंदगी को काफी ज्यादा मिस करने लगी थी। ऐसे ही एक दिन, बहू, अरे ओ बहू, अरे आखिर बात क्या है? तू अक्सर ऐसे मुंह लटकाकर क्यों बैठी रहती है? सब ठीक तो है ना? जब से शादी हुई है तेरी, मैं देख रही हूँ तू उखड़ी उखड़ी सी नजर आती है। क्या बात है आखिर? अरे क्या है आप लोग, आपको दिखता नहीं है क्या? मैं इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, फिर भी आप लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं। अरे मुझे सांस तो लेने दो। अरे ऐसा क्या हो गया जो मुझ पे इतना चिल्ला रही है तू? अगर शादी नहीं करनी थी तो मना कर देती उस टाइम। किया था मना, लेकिन मेरे माँ बाप ने मेरी एक नहीं सुनी। उन्हें तो बस अपनी बेटी के लिए एक करोड़पति लड़का चाहिए था, बस फिर। हे भगवान, अरे तेरे घर वालों ने जबरदस्ती मेरे बेटे की शादी तेरे से करवा दी। रुक, मैं अभी तेरे घर वालों को फोन करती हूँ। नहीं नहीं रुकिए, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि उन्हें अपनी गलती का पछतावा हो कि उन्होंने मेरी शादी करवाकर कितनी बड़ी गलती की है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। प्रिया अब अपने ससुराल में भी उल्टी सीधी हरकतें करने लगती है। वो अक्सर अपने दोस्तों को बुलाकर घर में पार्टी करती और हुक्का पीती। ऐसे ही एक दिन जब उसके पति के कुछ क्लाइंट्स मीटिंग के लिए उनके घर आए होते हैं, तब वो उनके सामने नशे में धुत हुक्का पीते हुए उनके मुंह पर छल्ले उड़ाने लगती है। तभी क्लाइंट्स उससे बोलते हैं, मैम ये सब क्या है? हम लोग यहाँ पर मिस्टर जय के साथ मीटिंग करने के लिए आए हैं। अरे मीटिंग छोड़ो ना, यहाँ पार्टी हो रही है तो सब लोग मिलके पार्टी एंजॉय करो। मैम आप जानती भी हैं आप किससे बात कर रही हैं? एक्सक्यूज मी, ए बुड्ढे, इसमें मुंह बनाने वाली क्या बात है? इतनी बड़ी बड़ी आंखें करके मुझे देख रहा है, खाएगा क्या? समझ नहीं आता, जय जैसे सक्सेसफुल आदमी की वाइफ तुम्हारे जैसी बदतमीज और नशेड़ी लड़की कैसे बन गई, जिसे घर आए मेहमान के साथ बात करने की तमीज नहीं है। ए बुड्ढे, क्या बोला है? नशेड़ी हूँ मैं? इतने में वहाँ जय आ जाता है। उसके क्लाइंट्स उससे बोलते हैं, मिस्टर जय, ये आपकी वाइफ हैं? जी हाँ, कहिए क्या बात है? अरे भाई मानना पड़ेगा आपकी पसंद को, ऐसी नशेड़ी और बदतमीज बीवी जो ढूंढे आपने अपने लिए। बस कीजिए, बहुत बोल लिया आपने। अब मैं अपनी वाइफ के बारे में एक और शब्द नहीं सुनूंगा, समझ गए आप? इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जय अपनी बीवी को कमरे में ले जाता है और उसके माता पिता को फोन करके सारी बात बताता है और उन्हें अपने घर बुलाता है। हरीश और गरिमा दोनों जय की बातें सुनकर फौरन अपनी बेटी के ससुराल पहुंचते हैं। अंकल, मुझे मेरी माँ ने बताया कि आपने प्रिया की शादी मेरे साथ जबरदस्ती कराई थी। हाँ जय, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मैंने सब अपनी बेटी की खुशी के लिए किया था। लेकिन जहाँ तक बात खुशी की है, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। शादी के बाद से लेकर अब तक एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब इसने घर में तमाशा ना किया। लेकिन आज तो हद हो गई। मैं अब और सहन नहीं कर सकता। आप अपनी बेटी को यहाँ से लेकर जा सकते हैं, मैं इसे डिवोर्स दे दूंगा। नहीं जय, मुझे पता है कि प्रिया अभी इतनी समझदार नहीं है, लेकिन वह दिल की बहुत अच्छी है और मैं जानता हूँ कि सिर्फ तुम ही मेरी बेटी के लिए सबसे सही लड़के हो जो उसे सुधार सकते हो। अंकल, बेहतर यही है कि आप प्रिया को अपने साथ ले जाएं, ताकि मैं भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकूं। गरिमा अपनी बेटी के पास जाती है। प्रिया के होश में आते ही वो उसे सब कुछ बताती है, जिसे सुनने के बाद प्रिया को अपनी गलती का एहसास होता है। वो भागकर अपने पति के पास जाती है और बोलती है, जय प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हें और तुम्हारी माँ को बहुत परेशान किया, तुम्हारे हर काम में रुकावट बनी, पर फिर भी तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। अब मैं समझ गई हूँ, मुझे मेरी हर एक गलती का एहसास है। प्लीज मुझे माफ कर दो जय। प्रिया उठो, रोना बंद करो। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, तुम मेरी पत्नी हो, मैंने तुमसे प्यार किया है, शादी हुई है हमारी, और मेरे सामने कोई तुम्हारी बेइज्जती करे
ये मैं बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता। दोनों एक दूसरे को प्यार से गले लगा लेते हैं। प्रिया अपनी हुक्का पार्टी करना भी बंद कर देती है और अपने घर की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से संभालती है और अपने पति के साथ और अपनी सास के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये हुक्का पीने वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसे हुक्का पीने का इतना ज्यादा शौक हो? अगर हाँ, तो उसे ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।